हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ऊर्जा का पाठ पढ़ते हैं। क्लास 6 में है। आपने दैनिक जीवन में अवश्य देखा होगा, लुढ़कती हुई गोली जब किसी तल पर रखी गई किसी अन्य स्थिर गोली से टकराती है तो वह भी विस्थापित हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। तने हुए गुलेल से जब छोटा पत्थर का टुकड़ा हम छोड़ते हैं तो वो भी विस्थापित होकर के आगे बढ़ जाता है। तो इन उदाहरणों से हम बता सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने के लिए दो शर्तों का होना बहुत आवश्यक है: वस्तु पर बल का लगना और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। इन दो शर्तों को पूरा करने पर ही हम कार्य को समझ सकते हैं। जैसे प्रतिदिन कार्य करते हुए आपने देखा होगा, आसपास के लोगों को भी कार्य करते हुए देखा होगा। बोलचाल की भाषा में पढ़ना, लिखना, साइकिल चलाना, बोझा ढोना आदि गतिविधियों का हम कार्य होना मानते हैं। परंतु विज्ञान की भाषा में हमारे द्वारा की गई प्रत्येक गतिविधि को हम कार्य नहीं कहते। जैसे व्यक्ति द्वारा बल लगने पर एक भारी पत्थर अपने स्थान से नहीं हटता, जबकि कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर बल जब लगाया जाता है तो वह पत्थर अपनी दिशा से हटता है। तो इस प्रकार विज्ञान की भाषा में व्यक्ति द्वारा पहली स्थिति में कोई कार्य नहीं किया गया और जब पत्थर अपने स्थान से हटा तब उस पर कार्य किया गया है। तो दो शर्तें जो हमने बताई, वस्तु पर बल का लगना और दूसरा वस्तु का विस्थापित होना। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप में दो ईंट हम आपस में थोड़ी दूरी पर रखते हैं और एक ईंट से दूसरी ईंट को खिसकाते हैं तो क्या महसूस करते हैं? जब 1 मीटर की तुलना में 2 मीटर तक ईंट खिसकाने में अधिक विस्थापन होने के कारण अधिक ताकत लगाई और कार्य भी अधिक हुआ। इस प्रकार ईंट की तुलना में एक साथ दो ईंटों को समान दूरी तक खिसकाने में हमें अधिक बल लगाना पड़ा। इस प्रकार बल का सूत्र क्या निकलता है? कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी W बराबर F/S। यदि बल को न्यूटन में तथा विस्थापन मीटर में हो तो कार्य का SI मात्रक जो होता है वो जूल में होता है। यदि बल डाइन में तथा दूरी सेंटीमीटर में है तो कार्य का CGS जो मात्रक होता है वो अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। इसके बाद हम समझते हैं ऊर्जा की क्या अवधारणा है। अधिक समय तक व्यायाम करने पर, खेलने पर, कूदने पर, नाचने पर हम क्या महसूस करते हैं? हम थकावट महसूस करते हैं। इसका कारण जानने का प्रयास किया गया है और कार्य करने में हमें क्या होती है? ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। और जब ऊर्जा व्यय करते हैं तो हमारे शरीर में जो संचित ऊर्जा होती है वह कम हो जाती है और हम थक जाते हैं। और इस ऊर्जा की आपूर्ति हम काहे से करते हैं? भोजन से करते हैं। ट्यूबवेल, ट्रैक्टर आदि का उपयोग कार्य करने के लिए ही होता है। इनको चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है ना। ईंधन क्या है? पेट्रोल, डीजल, CNG आदि ईंधन है, क्योंकि इनकी दहन से उनको ऊर्जा मिलती है। तो हमारा कोई भी कार्य बगैर ऊर्जा के संभव नहीं है, अतः कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कम होने पर कार्य की क्षमता भी कम हो जाती है। किसी स्रोत से ऊर्जा को प्राप्त होने पर हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ भी जाती है। कार्य तथा ऊर्जा में संबंध। कार्य तथा ऊर्जा में संबंध को हम एक प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं। इसके लिए हम एक स्प्रिंग तथा लकड़ी का गुटका लेते हैं। स्प्रिंग के एक सिरे में चित्र के अनुसार गुटका को लगा देते हैं। अब इस व्यवस्था को मेज पर रखिए। लकड़ी के गुटके को एक हाथ से रोककर दूसरे हाथ से स्प्रिंग के स्वतंत्र सिरे के पास कांच की एक गोली रख देते हैं। ये देख लीजिए, जो गोला गोला हिस्सा दिखाई दे रहा है उसके आगे वो कांच की गोली है, ठीक है। और स्प्रिंग के दबे हुए सिरे को जब हम छोड़ते हैं तो क्या देखते हैं? स्प्रिंग गोली को टक्कर मार करके अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। लेकिन यदि स्प्रिंग को हम अधिक दबाते हैं और फिर छोड़ते हैं तो गोली ज़्यादा दूर तक जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है? स्प्रिंग में कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है और संचित ऊर्जा के कारण स्प्रिंग गोली पर बल लगाती है, ठीक है। तो इसका क्या है? वस्तु पर किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ऊर्जा युक्त वस्तु कार्य करने में सक्षम होती है। ऊर्जा के विभिन्न रूप: यांत्रिक ऊर्जा,
चाबी वाले खिलौने से समझ सकते हैं। खिलौने में चाबी द्वारा स्प्रिंग के ऐंठने पर स्प्रिंग में ऊर्जा संचित हो जाती है और ऐंठन धीरे धीरे खुलती है तो क्या होता है, खिलौना चलने लगता है। इस प्रकार जो ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला आता है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण हम भोजन के पाचन से समझ सकते हैं। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। शरीर में भोजन के पाचन के उपरांत ऑक्सीजन की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और इससे हमारा शरीर कार्य करता है। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ध्वनि ऊर्जा, जब किसी वस्तु या माध्यम में कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है और जब कोई ध्वनि कान के पर्दे पर पड़ती है तो कान का पर्दा कंपन करता है जिससे हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है, जैसे बादलों का गरजना, पटाखों की आवाज़, कांच का टूटना। प्रकाश ऊर्जा, हमें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। दिन में हमें सूर्य के प्रकाश से प्रकाश मिलता है और रात में विभिन्न प्रकार के संसाधनों से जैसे चिमनी, लेलटेन, मोमबत्ती, टार्च आदि से हम प्रकाश करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रकाश पड़ने से रासायनिक क्रिया होती है, फलस्वरूप खराब हो जाती है और फोटो खींचने के उन्हें आप जानते हैं प्रकाश की उपस्थिति से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इनकी वृद्धि होती है। इन क्रियाओं के लिए प्रकाश ऊर्जा आवश्यक होती है। कहीं कहीं पर रोड लाइट के स्वचालित स्विच होते हैं जो सूर्य के निकलते ही बंद हो जाते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा, पानी के उबलने पर भाप का बनना, ये भी आपका पानी के उबलने पर भाप बनती है। भाप ढक्कन को धक्का देती है और बाहर निकलती है, से ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होता है। विद्युत ऊर्जा, पंखे का चलना, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलने लगता है, क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है। चुंबकीय ऊर्जा, चुंबक की सहायता से लोहे के टुकड़े में गति का उत्पन्न होना ही चुंबकीय ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के स्रोत नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ऊर्जा के दो तरह के स्रोत होते हैं, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। वायु, जल, जंतु अवशिष्ट तथा सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त न होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रकृति में इनकी आपूर्ति निरंतर होती रहती, इन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। इनके प्रयोग से वातावरण बहुत कम प्रदूषित होता है। इनसे से अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। दूसरी प्रकार का है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। पत्थर का कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि पुनः न प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। इन स्रोतों के समाप्त होने पर इन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। इनका विवेकपूर्ण उपयोग न होने से ये शीघ्र ही समाप्त हो सकते हैं और ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। अब आता है ईंधन। खाना पकाने में व ठंड से बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, आग का प्रयोग करते हैं। और ये आग का प्रयोग करते इससे हमें क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। ऊष्मा ईंधन को जलाने से मिलती है। और जैसे लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। वाहन चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। भोजन पकाने के लिए सिलेंडर भरा हुआ जैसे एलपीजी का सिलेंडर होता है। कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी आदि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिनके जलने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। अगला आता है बायोगैस। कूड़ा करकट, औद्योगिक कारखानों का कचरा, फसलों के अवशेष, जल, मलमूत्र, गोबर, लकड़ी आदि को बायोगैस कहते हैं। जैव मात्रा को सीधे जलाने से उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में बायोगैस के अपघटन द्वारा बायोमास के अपघटन द्वारा बायोगैस हमें प्राप्त होती है। बायोगैस में मीथेन तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होता है। आता है सौर ऊर्जा। सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। ये पेड़ पौधे
सूर्य से प्राप्त प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। सौर ऊर्जा से ही प्रकृति में जल चक्र चलता है, प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। आता है वायु ऊर्जा। पवन चक्की का उपयोग पवन ऊर्जा से विद्युत बनाने में किया जाता है। जल ऊर्जा, गतिमान जल से फिरकी को ऊर्जा प्राप्त होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों के बहते हुए जल की ऊर्जा से आटा आदि पीसने वाली पवन चक्कियाँ चलाई जाती हैं। नहरों एवं नदियों में बहते हुए जल द्वारा इमारती लकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इस प्रकार हमारा ये आज का ऊर्जा वाला पाठ खत्म होता है। इसके कुछ कीवर्ड्स जो लास्ट में हम बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल है। यदि विस्थापन शून्य हो तो कोई कार्य नहीं होगा। ऊर्जा युक्त वस्तु कार्य करने में सक्षम होती है। और ऊर्जा के स्रोत पुनः प्राप्त होने वाले, पुनः न प्राप्त होने वाले। धन्यवाद का ये